हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू यानी सॉल्व क्वेश्चन पेपर की हम बात करने वाले हैं। मई 2023 का अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, अगर अभी तक आपने हमारे पीवाईक्यू बुकलेट को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू बुकलेट आपके पास अवेलेबल है। ऑल यू नीड टू डू इज आप जाकर हमारे यहाँ पे नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, दैट टू फॉर फ्री। आइडिया क्या हो जाएगा, किस तरह का पेपर आया हुआ है और हमने उसके अंदर सॉल्व भी किया हुआ है। मतलब यू विल फाइंड द क्वेश्चन एंड द आंसर एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली आस्क्ड, सो यू कैन फाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके अंदर। अब आज हम क्या समझने वाले हैं, मैं ना इस पर्टिकुलर पेपर को आपको सॉल्व करने का मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे मई 2023 में, जब पहली बार एएफएम बना था। यानी इससे पहले एएफबी था, उसके बाद एएफएम बना, यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स जब आया तो किस तरह का फर्स्ट पेपर आया था, मैं आपको आज वो बताने वाली हूँ। इसका सोल्यूशन भी बताऊंगी, किस तरह के क्वेश्चन थे, किस तरह के क्वेश्चन अब आपको उसमें बन पाएंगे, वो भी आपको इससे आइडिया हो जाएगा। सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड, हम लोग आपको वो दिखाएंगे भी और साथ ही साथ चलिए उसको समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको साथ में प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि ये आए हुए हैं और इसी लाइंस पर कैसा पेपर आता है वो भी मैं आपको चैप्टर वाइज उसके साथ में बताती जाऊंगी। चलिए अब जैसे बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग फॉर रियल अकाउंट्स। पेपर के अंदर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ मई 2023 के अंदर नहीं आया, ये इसके बाद भी आया है और इससे पहले भी ये आता था। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एंड दे डिड इट इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एज वेल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डेबिट ऑल इंक्रीजेस, क्रेडिट ऑल डिक्रीजेस, क्रेडिट ऑल इंक्रीजेस, डेबिट ऑल डिक्रीजेस, डेबिट ऑल एसेट्स और क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस, देन कम्स देन इज क्रेडिट ऑल एसेट्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। मुझे सिर्फ एक चीज पता है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जब हम बात कर रहे हैं रियल अकाउंट की, रियल अकाउंट मतलब सारे के सारे एसेट्स। कौन से वाले, हम इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों देखते हैं। ठीक है, इनके केस में क्या होता है, इसका इंक्रीज जो होता है इट इज फ्रॉम द डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड इसका क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका बेसिक रूल ये है। इसके बाद के पेपर में ये ऐसे ये भी आया हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का पूरा फॉर्मूला क्या है, मतलब क्या इन क्या आउट वाला ना। ओके सॉरी, दिस इज गोना बी डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out। जैसे अगर हम मैं मनी को ले लूं तो मनी जब आता है तो ऑन द डेबिट साइड जाता है ऑन द क्रेडिट साइड। अब आप इसको देखिए, डेबिट ऑल इंक्रीजेस एंड क्रेडिट ऑल डिक्रीजेस, दिस इज वेयर दिस कैन फिट इन। ठीक है, दिस इज द प्लेस। एसेट्स को लेकर ये कहा जाता है, जितने भी डेबिट कीजिए सारे इंक्रीजेस को और क्रेडिट कीजिए सारे डिक्रीजेस को। डन एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 80U की बात कर रहा है। 80U इज अंडर मॉड्यूल डी। ये टॉपिक क्या कहता है, सेक्शन 80U ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की अगर हम बात करते हैं, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑफ इनकम ऑफ ऑथर्स ऑफ सर्टन बुक्स, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑफ पेटेंट्स, देन डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स ऑफ सीनियर सिटीजन, एंड द लास्ट वन इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये ना ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ओवरऑल ना चैप्टर 6A है, जिसके अंदर ये 80C टू 80U ये सारे सेक्शंस आते हैं। 80U इसका लास्ट सेक्शन आ जाता है। इस सेक्शन में किसकी बात की जाती है, जिन लोगों को कोई ना कोई डिसेबिलिटीज हैं वो इसमें कवर होते हैं। सिवियर डिसेबिलिटी की अमाउंट ज्यादा होती है और जो माइनर डिसेबिलिटीज है उसकी अमाउंट कम होती है। सो इसका आंसर है डी, दैट इज ये पर्सन विद डिसेबिलिटी का है। मतलब सेवेरिटी के बेस पर अगर हम बात करें तो दैट इज 75,000 एंड 125 उसके बेस पर रहता है। 75 जिनकी कम है, जिनकी 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी होती है उसमें वो बढ़कर 1,25,000 है। ठीक है, चलिए
अब आया ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस बार ये पेपर में आपको, मतलब आप बोल लीजिए 2023 23 के दोनों पेपर, 24 के दोनों पेपर, कभी सीक्वेंस पर कभी बेसिक्स के ऊपर इसके क्वेश्चन आते ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 18 की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर अर्निंग पर शेयर है, ये रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर से लिंक्ड है, किसकी? लीजेस की, या प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए जब हम बात करते हैं ना AS 18 की, ये ना मैं हमेशा मार्क भी करवाती हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट है। AS 18 की अगर हम बात करते हैं तो AS 18 किससे रिलेटेड है? AS 18 रिलेटेड है हमारे रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से। मान लीजिए हमारी कंपनी ने हमारे डायरेक्टर की एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उससे कुछ परचेज सेल की है, तो हो सकता है ना यहाँ पर कोई फेवरेटिज्म हो रही हो, या तो वो हमें सामान सस्ता ज्यादा दे रहे हैं मार्केट से, या हम उन्हें ज्यादा महंगा दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। हम दोनों जो पार्टीज है ये रिलेटेड है। अगर डायरेक्टर जो इस कंपनी के हैं उनकी कोई ब्रदर सिस्टर वाइफ, उनका कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ में कंपनी की डीलिंग्स है, तो वो भी डिस्क्लोज करने जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं यानी कि मैनेजरियल पर्सोनल के साथ में अगर किसी भी तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिजनेसेस चल रहे हैं, आपको वो सारे बताने होंगे। तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर क्या करता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली ये अपना कोई प्रॉफिट ना कमाने लग जाए, ये उससे बचाने के लिए होता है। ठीक है। Next is for the core banking system of large bank, which one of the following is true? Each branch has its own server connected directly to the servers of other branches. This is only one powerful server at centralized data center. Each branch has a server connected to the server at centralized data center or none of the above. देखिए जब हम CBS की बात करते हैं यानी कोर बैंकिंग जो सिस्टम है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना सिस्टम रहता है जो कि जुड़ता किसके साथ में है, वो मेन डेटा के साथ जुड़ता है। ठीक है। इससे क्या होता है, तभी जब भी अगर मान लीजिए मैंने किसी भी ब्रांच से अपने पैसे निकाले, वो पहले ब्रांच ने नोट किया, फिर वो सेंटर डेटा में भी चल जाएगा साथ साथ ही। उससे क्या होगा कि वो जो रियल टाइम अपडेशंस हो जाती हैं, अगर मैंने किसी अकाउंट के अंदर एक पर्टिकुलर ब्रांच में चेंज किया तो वो ओवरऑल सबको ही वैसा दिखेगा। दैट इज द पार जो उन्होंने किया है। अब ये चीज जरूर रहती है, ये अपना सर्वर जरूर रखते हैं, क्योंकि ना उससे क्या होता है कि इनके पास भी डेटा रहता है। ठीक है। सेंटर सर्वर की तरफ हमेशा जाना वो बहुत ज्यादा हैवी वर्क हो जाता है, इसीलिए इनका एक सर्वर होता है जो कनेक्टेड उसके साथ में, मेन सर्वर यानी बड़े हब के साथ में। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपका मॉड्यूल डी से है। मॉड्यूल डी में ये आपका टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग इज आइडियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज? केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी या फिर पेपर इंडस्ट्री? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और 1, 2 and 3। प्रोसेस कॉस्टिंग वहां पर किया जाता है जब ना हमारे पास कोई भी चीज करने की स्टेप बाय स्टेप वर्किंग रहती है। स्टेप बाय स्टेप मतलब एक स्टेप किया, फिर जो सेकंड चीज है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी, फिर थर्ड पे जाएगी, फिर फोर्थ पर जाएगी। जब ये इस तरह से काम करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। आपका ना केमिकल इंडस्ट्री भी ऐसे ही चलता है। ऑयल रिफाइनरी में भी क्या होता है, पहले उसकी हीटिंग होगी, डेंसिटी बेस्ड आपकी गैस अलग होगी, आपका पेट्रोल अलग होगा, डीजल अलग होगा, फिर वो उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग चलती है अलग अलग। तो टेक्निकली ये बैक टू बैक चलती है। पेपर इंडस्ट्री भी ऐसा ही करती है। ये जिस पर्टिकुलर जैसे यूकलिप्टस के बार्च का इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी पहले क्लीन करना, फिर आगे तक उसको प्रोसेस करना, प्लेन वाइट पेपर निकालना, और उसके बाद अगर ये प्रिंटिंग में यूज हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है, उसका एक अलग लंबा प्रोसेस है। सो जो भी चीज स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल स्टेप्स पर चलती है उसे हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके। ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं तो हमेशा कहते हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स इज परमिटेड अंडर इंड AS2? AS2 और इंड AS2 दोनों सेम है, यानी वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर बेस्ड है। ठीक है। इन्वेंट्री के ऊपर बेस्ड है कि जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है उसकी वैल्यू क्या है। अब ये जो इंड AS2 है, ये कौन से मेथड को यूज करने को कहता है? कहता है कि आप फीफो इस्तेमाल कर लीजिए, या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इस्तेमाल कर लीजिए, या वेटेड एवरेज कॉस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, या सबका इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए आई एम सॉरी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बेसिकली इस पर्पज से किया जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी वैल्यू क्या चल रही है। ठीक है।
उसकी वैल्यू हम किस बेसिस पे निकालें, जो मार्केट वैल्यू चल रही है, जो चीज़ जितनी आई है उतनी ही जा रही है बाहर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले है ये पहले आपने उसको बाहर निकाला, जो पड़ा हुआ है वो बाद वाला स्टॉक पड़ा हुआ है, हम यही मान के चलेंगे। फिर जितनी उसकी वैल्यूएशन बनी है वो डालेंगे, या फिर वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक मेथड होता है लीफो, ये उसका इंडिया में तो यूज नहीं होता, बाहर यूएस गैप वगैरह के अंडर है, हमारे में यूज नहीं है, हम नहीं मानते कि वो अच्छा है। तो ये सारे मेथड्स का इस्तेमाल आपको यूज होता हुआ दिखता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग। अब हम इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वंस व्हेन द मार्केट रेट इज इक्वल टू द कूपन रेट। ये ना बॉन्ड वैल्यूएशन का है, ये भी हम हमेशा कहते हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हमेशा ही पेपर आता है। ये ना कि सिर्फ अभी ऐसा है, जो पुराना वाला जब सिलेबस था ना तब भी इससे बहुत पेपर आता था। अब ये क्या कहता है कि कभी भी अगर मार्केट रेट हमारे इंटरेस्ट रेट से इक्वल है, मतलब जो मैं चाहती थी और जो वो मुझे दे रहा है वो सेम है, तो हम लोग कहाँ होंगे, हम बॉन्ड की वैल्यू पार के हिसाब से होगी। जितना मैंने सोचा था वो उतना ही दे रहे हैं, तो टेक्निकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट। When the market interest rate is greater, मतलब मार्केट आपको ज्यादा दे रहा है जितना आप सोच रहे थे, the discount on the bond declines as the maturity approaches। हाँ, ये चीज होती है क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, जो उसकी वैल्यूएशन है वो बढ़ती है, क्योंकि सोचिए मार्केट में जो आपकी अगर उम्मीद से ऊपर जा रही होगी तो वैल्यू, तो फिर डिस्काउंट नहीं जाएगा ना, फिर ये प्रीमियम की तरफ जाता है। अब अ बॉन्ड इज इनवर्स, बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द यील्ड टू मेच्योरिटी। ये भी सही है। आई एम सॉरी, जितना ज्यादा टाइम हमारी चीज को मेच्योर होने में है, उसका बॉन्ड प्राइसिंग में ना आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा देखने को मिलेगा कि जितना आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है आपके बॉन्ड के प्राइस पे ना, मतलब देखिए अगर बाहर मार्केट में चीज का प्राइस, एफडी की बात कर लेते हैं, अगर वो मेरे बॉन्ड से कंपेयर करो, अगर आप एफडी का प्राइस बढ़ा दोगे ना, मेरा एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे, तो मेरा बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग उस तरफ चल जाएंगे। ठीक है, किसी भी अगर एक सिक्योरिटी में आपको यील्ड टू मेच्योरिटी ज्यादा अच्छी दिखेगी तो हमारा बॉन्ड का प्राइस उससे गिर जाएगा। तो ये वाली चीज नॉर्मल भी चलती है कि जो बॉन्ड का प्राइस है वो इनवर्सली रेटेड है वाईटीएम से। when the market interest rate is less than the coupon rate, मतलब जो हमें मिल रहा है वो हमारी उम्मीद से कम है, तो प्रीमियम ऑन द बॉन्ड डिक्लाइंस, क्योंकि अब उस वो चीज हमारी उम्मीद से कम है तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ने की जगह कम होने लग जाती है, तो दैट इज उसका प्रीमियम घटने लग जाता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये देखिए ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये पेपर में कहते हैं प्रॉब्लम। और ये पता है क्या है, ये बॉन्ड वैल्यूएशन की थ्योरम है। इन्होंने पेपर के अंदर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दिया, बॉन्ड वैल्यूएशन के बड़े अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं। इस मॉड्यूल सी के अंदर सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बट उन्होंने आपको ये चीज दी कि आप ना इसका थ्योरेटिकली बताइए इसकी वैल्यूएशन क्या है। सो दीज आर द स्मार्टर क्वेश्चंस जो पिछले कुछ टाइम से दे हैव स्टार्टेड मेकिंग। चलिए अब एक और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन। अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इज अ टाइप ऑफ मास्टर बजट, फंक्शनल बजट, देन प्रोडक्शन बजट, या फिर परफॉर्मेंस बजट। देखिए जब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ये पता है किस चीज को नोट करता है कि हमने कितने नए एसेट खरीदे या उनके लिए जो हमने लोन्स दिए थे वो पे ऑफ किए। खर्चे की बात की जा रही है इसमें बेसिकली, कि कितना कोई नया मशीनरी लगाने में और उन सब में खर्चा आता है। तो जब उस खर्चे की बात की जाती है तो वो मास्टर बजट नहीं है। मास्टर बजट में तो सारे बजट समाते हैं, इसमें सारे बजट्स होते हैं। प्रोडक्शन बजट सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ देखता है। सो परफॉर्मेंस बजट इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस आपकी कैसी चल रही है। ठीक है, देन एज सच परफॉर्मेंस बजट इज नॉट समथिंग जिसको मैंने ज्यादा देखा है अभी तक। फंक्शनल बजट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फंक्शनल बजट क्या कहता है, ये कहता है कि फंक्शंस क्या क्या है आपके पास, प्रोडक्शन में हो, सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, तो उनकी वैल्यूएशन जो है, खर्चा कितना आ रहा है एक्सक्लूसिवली, जब आप उस एक एक खर्चे की तरफ देखते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। So the answer is functional budget. ठीक है, चलिए लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर सेशन है। अगर अभी तक आपने हमारी पीवाईक्यू बुकलेट को डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से उसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपकी प्रिपरेशन में आपको लगता है दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रिपेयरिंग प्रॉपरली, क्योंकि टाइम तो बचा ही नहीं, बस आ ही गया इस समय तो एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट, तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है यू वांट टू रियली गो थ्रू द स्पेसिफिक टॉपिक्स इन अ डिटेल फॉर्मेट, आपको पढ़ना है और आप मेंटरशिप के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, तो आप जाकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन
ऑप्टिमाइजेशन को देख सकते हैं, यानी आप www.edutap.in पर जा सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज क्लिक कीजिए edutap.in के ऊपर, आपको ना यहाँ पर हमारे कोर्सेज सारे दिख जाएंगे। ठीक है, सो लेट मी जस्ट शो यू। ये रही हमारी वेबसाइट। आप ना इसमें बस नीचे स्क्रॉल इन करेंगे ना, आपको यहाँ पर जेआईबी दिख जाएगा। तो जेआईबी कोर्सेज में आप जा सकते हैं और जेआईबी कोर्सेज के हमारी सारी क्लासेस और सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। आपको ना सिंगल सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे और मास्टर कोर्स भी मिल जाएगा। मास्टर कोर्स में ये आपको सारा इन डिटेल मिल जाता है, जबकि सिंगल कोर्सेज के अंदर आपको वो एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिलेगा। सो आपको जो भी बेनिफिशियल आपको लगता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, ऑल यू कैन डू इज इनमें से अपने हिसाब से आप अपने लिए एक वैल्यू देख सकते हैं और आपको क्लिक किस पे करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू जस्ट प्रोसीड फर्दर। ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जामिनेशन पास है और बहुत सारी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। सो चलिए अब हम मिलते हैं अगले सेशंस में। सो कीप ऑन लर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। बाय बाय।